to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined by the esteemed guest tonight. We have got Vinayak Ambekar ji from the Bharatiya Janata Party. We got Mukesh Gandhi Sahab from the Ajit Pawar NCP, and we got Suresh Chandra Rajan ji from the Indian National Congress. Sir, welcome to the show. Welcome to the show. Vinayak Ambekar Sahab, we begin with you. The main things that happened today. Foreign Minister Jaishankar Sahab ने ये कहा कि मोदी गारंटी सिर्फ मोदी गारंटी नहीं है. ये सिर्फ मोदी गारंटी नहीं है, ये एक ग्लोबल मैसेज है और ये मोदी गारंटी के माध्यम से इस देश ने 10 साल में बहुत कुछ हासिल किया है. मोदी गारंटी इज नॉट ओनली अ मोदी गारंटी, इट्स अ ग्लोबल मैसेज. विनायक अंबेडकर साहब, एंड द अदर थिंग इज हेडलाइंस इज राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया, आपने लोकतंत्र को फ्रीज किया है. एंड द थर्ड, जिस प्रकार से औरंगजेब वाले इशू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के स्पोक्सपर्सन और नेताओं ने कहा कि औरंगजेब तो तुलना, इसका टोटल विरोध करते हुए एकनाथ शिंदे जी ने लैश आउट किया उद्धव बाला साहब ठाकरे पूरे ग्रुप ऑफ पार्टीज को. विल कम विद यू विनायक अंबेडकर साहब. जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मोदी गारंटी है सिर्फ मोदी गारंटी नहीं है, ये ग्लोबल मैसेज है, ये ग्लोबल मैसेज है और पूरे जो गरीब से गरीब इस देश के बेनिफिट किया है और विश्व भर में इसका चर्चा भी हुआ है. एक ढंग का प्लानिंग, एक प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश चलाना, गवर्नमेंट चलाना. अंबेडकर साहब, वी स्टार्ट विद यू. हाउ डू यू सी दैट? जयशंकर जी का कमेंट आप कैसे देखते हो? जयशंकर जी ने जो कहा है उसका बेस ये है कि 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है उसके काम के भरोसे पे, काम के बेस पे उन्होंने देश को बोला है कि ये मोदी की गारंटी है कि जैसा 10 साल में मैंने काम किया है वैसा ही आगे के साल में मैं काम करूंगा. मोदी जी के पास कभी भी प्लानिंग होता है तो अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए, अगले 25 साल के लिए, ऐसा अलग अलग प्लानिंग होता है. उनका 2047 तक का इंडिया को पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्लानिंग पूरा रेडी है. उसके तहत से इन्होंने बोला कि ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज है कि मोदी ने जो कर दिखाया है और जो कर दिखाया उसके सहारे पे जो गारंटी वो दे रहे, इंडिया को दे रहे, ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज है कि इंडिया इज ए बिग कंट्री नाउ. सुरेश चंद्र जी, आई कम टू यू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सुरेश चंद्र जी, आपने देखा कि आज जिस प्रकार से जयशंकर जी ने कहा कि मोदी जी का गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं है, ये विश्व पूरा ग्लोबल मैसेज है, पूरे दुनिया के लिए एक मैसेज है. 10 साल, इयर्स ऑफ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. आप कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे देखते हैं? मोदी जी के गारंटी को कैसे देखते हैं सुरेश चंद्र राजन जी? सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी नहीं है, ये मोदी का एक और जुमला है. और मोदी गारंटी कौन सकता है? देश की जनता को इस देश की सरकार से गारंटी चाहिए. मोदी की गारंटी क्या है? मोदी जी तो बार बार झूठ बोलते हैं और आपने देखा भी होगा कि मोदी जी ने 2014 में जो इलेक्शंस हो गए, उसके बाद 2019 में जो इलेक्शन हो गए, ये सारे इलेक्शन में बिल्कुल इसी तरह की लोगों को गारंटी दी थी और आज तक वो उस गारंटी को फुलफिल नहीं कर पाए हैं और हमेशा से उन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया है, देश की जनता को झूठ बोलने का काम किया है. तो मुझे ऐसे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नेशन नाउ के शो में आकर जिस तरह से मोदी और उनके नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में देश का सत्यानाश करने का काम किया है, उसको मोदी जी के गारंटी और उसको विकास बोलते हैं, तो हास्यास्पद है. और जिस तरह से इस देश की लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जनता देख रही है और जनता भूली नहीं है और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इस लोकसभा इलेक्शन में चुकाना होगा. You know, Mukesh Gandhi Sahab from the Ajit Pawar NCP. Gandhi Sahab, welcome. How do you see this? जयशंकर जी ने आज एक्सटर्नल अफेयर्स में कहा कि मोदी गारंटी सिर्फ देश के लिए नहीं, देश के लिए एक 10 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, पर ग्लोबली एक मैसेज है कि देश किस प्रकार से चलना चाहिए.
गांधी साहब, आप तो पॉलिटिक्स से बहुत करीब से देखे हो, आप हाउ डू यू सी जयशंकर जी का इस कमेंट को आप कैसे देखते हो? देखिए, जयशंकर जी ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं है, पर ऑल द थिंग्स व्हाट ही स्पीक्स ही पुट इन द एक्शन, वो एक्शन में लाते हैं, उसका परिणाम समाज को दिखता है, राष्ट्र को दिखता है। आज ग्लोबली आज मोदी जी का एक्सेप्टेंस इतना बढ़ गया है कि वो राहुल गांधी के माफिक जाकर के हमारे देश की बारे में एंटी चीज नहीं बोलते हैं। कांग्रेस वाले इतनी नरेंद्र मोदी की सक्सेस स्टोरी को बैड स्टोरी करके हमेशा प्रेजेंट करके वही पुरानी रिकॉर्ड बजा रहे हैं। जो 17 सालों में उन्होंने काम नहीं किया वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। उनके साथ में हमारे अजीत दादा है, हमारे शिंदे साहब है। तो ये कांग्रेस का रवैया एकदम गलत है। वो सिर्फ एक, जैसे राहुल गांधी हर मोमेंट पे अपनी बातों को बकवास के माफिक कुछ न कुछ एट रैंडम बोलते रहते हैं, वैसा ही काम ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। आप देखिए कि अभी जो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की रैली जो हुई यहाँ शिवाजी पार्क में, इट वॉज टोटली फेलियर। एक पूरी कमिटी ने वहां रखा था, एक विजिलेंस ग्रुप था, उसने पूरा सर्वे करवाया, तो उसमें सारे के सारे लोग भाड़ूती पैसा देकर के लेके आने वाली पब्लिक से भरा हुआ था। और दूसरा कि राहुल गांधी के साथ में उद्धव ठाकरे जी उस दिन जो बैठ गए, उसके कारण उद्धव ठाकरे जी की रही सही जो भी प्रतिष्ठा थी और शिव सैनिक जो उनको मानते थे वो भी आज उनसे डाइवर्ट हो गए। और राहुल गांधी की स्पीच तो आप देखिए कि उसको न तो कोई विचार है, न कोई विचार का विमर्श है, न तो विचार के बाद में कोई भूमिका है, सिर्फ मोदी को गाली देना ये उनका काम है। जबकि नरेंद्र मोदी को 108 गाली से ज्यादा गाली दी होगी कांग्रेस वालों ने, पर नरेंद्र मोदी जी सामने गाली नहीं देते हैं, वो अपना काम करते जाते हैं। और ग्लोबली आज वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान के बाहर, मैं अभी शिकागो गया था, लंदन गया था, सब जगह मोदी जी की गारंटी की इतनी वैल्यू है कि जिसकी वैल्यू आज तक हमारे हिंदुस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला था। इसलिए मैं श्री जयशंकर जी के स्टेटमेंट के साथ में सहमत हूं और कांग्रेस वालों को कहता हूं कि अभी आप जरा शांत रहो, खाली बड़बड़ करना अभी छोड़ दो, क्योंकि आपकी 20-25 से ज्यादा सीट तो आने वाली है ही नहीं, ये मेरा यकीन है। प्रदीप जी, इस प्रवक्ता को मुझे ऐसे लगता है कि ये भूल रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये अपने पार्टी की भूमिका सामने रखने के बजाय मोदी जी की चाटुगिरी करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी की चाटुगिरी नहीं है, आप राहुल गांधी की चाटुगिरी करते हो। राहुल गांधी ने आज बात तक करने दीजिए, आज तक इतने साल में राहुल गांधी ने किया क्या है देश के लिए? राहुल गांधी ने आज तक काम क्या किया है? आप खाली यात्रा करने से काम नहीं होता है भैया। कर रहे हो 2014 के इलेक्शन में चाटुगिरी तो आप अभी राहुल गांधी जो गलत आदमी है उसकी चाटुगिरी आप कर रहे हो। जनता को 2 करोड़ सालाना नौकरी देने की गारंटी दी थी। अरे आज गारंटी जनता, आज देश की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूछती है। इस देश में 2 इंदिरा गांधी से लेके ये राजीव गांधी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने हमारी गरीबी बढ़ाई है, सबके खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। 5,000 करोड़ का स्कैम करके आज वो बेल के ऊपर माँ और बेटा है सोनिया गांधी राहुल, और क्या बात करते हैं देश की प्रगति की, दुगनी करने का वादा। उन्होंने किसानों को तो आज जितना मिला है ना, नरेंद्र मोदी आपके टाइम में कुछ मिला नहीं है। कुछ दूरी पर अरे भैया, खाली बकवास करने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन आपके बारे में नरेंद्र मोदी किसानों को बात करते नहीं है और बात करते हैं किसानों की दुगनी करेंगे, नॉट एंटी मोदी। नो, आपने, मैं विनायक अंबेडकर जी के पास आता हूँ। अंबेडकर साहब शिवाजी पार्क में, गांधी साहब ने आपके पास, अंबेडकर साहब शिवाजी पार्क में कांग्रेस का कहना था जबरदस्त रैली, फंटेस्टिक रैली, पूरे घटक दल मैं गांधी साहब, राजन, सुरेश चंद्र राजन जी, मैं अंबेडकर साहब से पूछ लेता हूँ, वो शिवाजी पार्क रैली, गांधी साहब सुनिए, मैं आपके पास आता हूँ, वे कमिंग, पहले अंबेडकर साहब को सुनते हैं। वायलेंस की बात करती है,
देश की कोई जनता बात गलत महिलाओं है। के ऊपर आप बलात्कार हो रहे हैं, पूरी ये उसके राहुल बारे में गांधी बात की अभी करते हैं। चमचागिरी करने का छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। अच्छा, मैं गांधी साहब सुनिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहते हो ना, उसकी बात करो। आप मोदी जी की चमचागिरी मत करो। मैं विनायक अंबेडकर जी आप बोले कि शिवाजी पार्क रैली, हमें गांधी साहब शरद पवार जी के साथ नहीं है, नेता है और उस हम नेतृत्व में उनके आपका काम करते नेता हैं। है, पर वो हमारे भारत को डैमेज कर रहा है, फॉरेन में जाकर के, चाइना में जाके, लंदन में जाके, यूएसए में जाके हमारे देश के खिलाफ क्यों बोलता है? गांधी जी, उसको कोई राइट है क्या? विनायक अंबेडकर जी बोल रहे हैं शिवाजी पार्क में, गांधी जी, विनायक अंबेडकर जी, शिवाजी पार्क रैली कांग्रेस के लिए सक्सेसफुल रैली था। पूरे घटक दल के हर व्यक्ति, फारूक अब्दुल्ला हो, स्टैलिन हो, अलग अलग शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, आप जिनका नाम लो, पूरे घटक दल वहां पर थे उस मोर्चे में, और सब ने एक साथ मिलकर कहा कि मोदी जी को हम हराएंगे। विनायक अंबेडकर साहब, ये आप शिवाजी पार्क रैली को कैसे देखते हो? फर्स्ट मीटिंग जो उनका इंडिया अलायंस का, क्या वो कांग्रेस का कहना जबरदस्त मीटिंग था, हाउ डू यू सी दैट अंबेडकर जी? देखिए, सब पूरे इंडिया के विरोधी पार्टियों को मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा आना पड़ा। जो पार्टी एक फैमिली के अंडर में गए कितने 60 साल रही है, उस फैमिली ने उस पार्टी को पूरा विनाश किया है, उस पार्टी का। इसीलिए कांग्रेस जो देश की प्रथम पार्टी थी, उस पार्टी को आज विरोधी पार्टियों को, जो विरोधी पार्टियां कांग्रेस पे फूट पड़ के ही तैयार हुई है, तृणमूल कांग्रेस ले लो, बाद में कोई सी भी पार्टी ले लो, ये कांग्रेस से फूट पड़ के ही पार्टियां तैयार हुई है। उनके हाथापाव पड़ के, शरद पवार जी के हाथ पाव पड़ के उनको इकट्ठा लाना पड़ा। इसमें ही उनका सक्सेस दिखता है कि वो सक्सेस नहीं है, बिग फेल्यूर है। उनको खुद का कोई सहारा पूरे इंडिया में नहीं रह गया, वो ऑल इंडिया पार्टी नहीं रह गई। जिस पार्टी के पास एक जमाने में 402 खासदार होते थे, वो 45 और 47 खासदारों में सिमट गए, और उनका पास सब पूरे स्टेट में उनका राज्य था, वो 3 राज्य में सिमट गए। इसमें पूरा सत्य है ना सर। वो रैली में कितने नेता आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनावी जीत जो रहती है, वो चुनावी जीत तुम्हारे काम के ऊपर, तुम्हारे प्रोग्राम के ऊपर, तुम्हारे जो विजन है उसके ऊपर है। और मोदी जी अकेला आदमी है जिसके पास आज विजन है, और मोदी जी का पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, वो भी सब लोगों को जमा कर रहे। अजीत जी पवार जैसा ये साहब बोल रहे थे, उनको ये मालूम पड़ गया कि देश का विकास मोदी जी कर सकते हैं। 1000 करोड़ का सिंचन घोटाला करने वाला अजीत पवार के लिए आए। तो ये जैसा आप बोल रहे हैं कि एक रैली हुई, उस रैली में कितने नेता आए, उससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सामने वाले जो पब्लिक थी वो तो पैसा दे के ही लाई थी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है कितनी बड़ी रैली हो गई उसमें से। देश के लिए क्या चाहिए? देश के लिए काम चाहिए, देश के लिए विजन चाहिए, देश के लिए प्लान चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। जो मोदी जी ने 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाकर और आगे की 2 साल में तीसरे स्थान पर लेके जाने की व्यवस्था करके दिया है, उसके ऊपर देश की जनता को भरोसा है। सुरेश चंद्र जी, अंबेडकर साहब को सुने, गांधी साहब को अब सुने। राजन साहब, ये शिवाजी पार्क रैली आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से एक सक्सेसफुल रैली था। वहां पर सब लोग एक मंच पर आके, स्टैलिन जी भी बहुत कम बाहर निकलते, वो भी मंच पर आके एक साथ बोला कि मोदी जी को हराना है। तो आप अगर बीजेपी का कहना है कि यह फ्लॉप शो है, कोई उसमें मतलब नहीं है। आपने गांधी जी को भी सुना, दोनों कह रहे हैं कि यह फ्लॉप शो है। बोलिए सुरेश जी। प्रदीप जी, सबसे पहले ये है कि शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव तर्क पर जो विराट जनसभा हुई, और उसमें इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पे आए। और देश में ये लोग बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और ये अजित पवार गुट के प्रवक्ता भी वही कर रहे हैं कि मोदी जी को हराने के लिए। अरे भाई, हम मोदी जी को हराने के लिए नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की 140 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचार वाली सरकार को हराने के लिए करता है। और आपने उस शिवाजी पार्क के शिव तर्क का जो विराट जनसभा हुआ, उसका जो डर जो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे देख रहे हैं, उससे मालूम होता है कि इंडिया गठबंधन जो ताकत के साथ, इन्होंने बहुत सारे अटकलें लगाई थी
आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था स्टालिन जी नहीं आएंगे, तेजस्वी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन जब शिवाजी पार्क पे सारे इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पे उपस्थित हो गए तो इनके डर पैदा हो गया। और दूसरा बात, ये जो अजीत पवार की, अंबेडकर साहब जी आज अजीत पवार के बारे में बातें करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रवक्ता भूल गए हैं कि वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप किया था। और उस आरोप के बाद उसी अजीत पवार को शिंदे फडणवीस सरकार में उप मंत्री बनाया जाता है और मांडी को मांडी लगा के बैठने का, जैसे मराठी में कहते हैं, ऐसा पाप इन लोगों ने किया। 70,000 करोड़ का खाली कौभांड, ये खाली एक बात में ऐसा प्रदीप जी मुझे बात करने दीजिए। गांधी साहब मैं आपके पास आता हूँ, जरा इनको करने दो ना, आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने के लिए, आप जितना चाहिए। गांधी जी आप बात करो। मुकेश जी, जनता पार्टी के मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिए ना। हाँ जी, हाँ जी। इनके पास और उस अजित पवार के साथ आज अनिल देशमुख हो, छगन भुजबल हो, संजय राठौड़ हो, ऐसे कई भ्रष्ट मंत्री जो जेल में जा चुके हैं, ऐसे सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर नियंत्रण रखती है, ईडी, इनकम टैक्स, ऐसे जो स्वायत्त संस्था है, इन्होंने नोटिस दिया था। ये सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उसके बाद इन लोगों की कोई उनकी इंक्वायरी नहीं होती है, कोई नोटिस नहीं जाती है और ये लोग ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आईबी से डराने वाले लोग आज इस देश के लोकतंत्र बचाने की बातें करती है। ये हास्यास्पद है सर। आज देश का संविधान खतरे में है और इनके वो हेगड़े जो इनके मिनिस्टर है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लोगों के सामने कहा है हमको इस बार 400 पार होना है क्योंकि हम देश का संविधान बदलना चाहते हैं। और ये सोच है सर इन लोगों की, क्योंकि इनको मालूम है इस देश में अगर हुकुमशाही लाना है, इस देश में दड़पशाही लाना है, अदानी अंबानी जैसे भांडवलदारों के साथ मिलकर इस देश को हुकूमत करना है, तो इनको संविधान बदलना होगा। और इसी सोच के कारण इनके नेताएं बार बार कहते हैं कि हमको इस बार 400 पार कर दे। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस देश भर में जम के काम कर रहा है और उसके बाद जो माहौल बना हुआ है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लोग डरे हुए हैं और वो बार बार इंडिया गठबंधन के राहुल जी को आप गाली दी, ऐसा सुनाते हो कि मोदी जी को एक साथ गाली दी। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, प्रवक्ता और भाजपा के साथ ऐसे जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हुए, एनसीपी हो, शिंदे गठ हो, ऐसे कई जो मोदी जी की चमचेगिरी करते, चाटुगिरी करते हैं, ऐसे सारे लोग आज राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से भाषा का उपयोग करते हैं, ये भूल जाते हैं और ये बात करते हैं कि मोदी जी को गाली दी। और आपको 104 गाली दिया सुरेश चंद्र जी, 104। मोदी साहब ने गिन के बोला कि आज के तारीख में कुछ ही दिनों में 104 बार मोदी जी को जो जितने कांग्रेस है, घटक दल है, गाली दी है। 104 बार गिन के बताए उन्होंने। प्रदीप जी, ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस स्पेशली गांधी परिवार के ऊपर कितना नीचे तल लेवल पे जाकर उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी माँ के ऊपर बात करते हैं, उनके दादी के ऊपर बात करते हैं, उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर बात करते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ऊपर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाओ, गांधी परिवार के ऊपर बार बार हमले करो और गांधी परिवार को बदनाम करो। और उनको ऐसा लगता है कि गांधी परिवार के ऊपर हमला करने से, उनको बदनाम करने से मोदी जी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही ताकत के साथ आगे आ सकता है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं, ये वही गांधी परिवार है जिस गांधी परिवार ने इस देश को आजादी की लड़ाई में का नेतृत्व किया। वही गांधी परिवार है आजादी के बाद जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का काम किया, वो इंदिरा जी के नेतृत्व में। उसके बाद जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे चीजों को एक देश को और प्रगल्भ बनाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। और 70 साल में कांग्रेस ने जो जो नींव रखी, जो विकास के काम किए, जो डेवलपमेंट के काम किए, जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी जो जो चीजें बेच रहे हैं वो सारी कांग्रेस पार्टी की देन है सर। और ये बात करते हैं कि देश को आज हम 3 बातें कर रहे हैं। गांधी साहब आप सुने सुरेश चंद्र राजन जी का सुने, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले कि ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस ने लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन कांग्रेस ने लाया,
पीएसयूज कांग्रेस ने बनाया, टेलीकॉम कांग्रेस लेके आया, आईटी रेवोल्यूशन लेके आया, लिबरलाइजेशन लेके आया। गांधी साहब आपने सुना, गांधी साहब हो या अंबेडकर साहब हो, इनको मैं इतना पूछना चाहता हूँ, प्रदीप जी हमें भी बोलने दीजिए। मोदी सरकार ने जो हमें भी बोलने दीजिए। पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम किया, उसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर? मैं पहले गांधी साहब के पास आता हूँ, अंबेडकर साहब उसके बाद आपके पास आता हूँ। गांधी साहब बोलिए, पहले बोलिए। हाँ देखिए प्रदीप जी, हाँ बोलिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता वही की वही पुरानी कैसेट बजा रहे हैं। जो काम कांग्रेस से नहीं हुआ है वो पूरा आज हिंदुस्तान जानता है, और आज उसी के कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने जो कर्तृत्व से, प्लानिंग से और एफिशिएंसी से जो काम किया है, वो काम की आज सराहना पूरा देश करता है। इसीलिए आज उनकी वोटिंग पावर जो है वो 48% तक बढ़ी हुई है। ये कोई कम बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे अजीत पवार जी को भी साथ में लिया है, तो अजीत पवार जी का जो पूरा केस है, जो उनके ऊपर कौभांड की जो एनालिसिस जो आ रही है, वो टोटली क्लियर हो गई थी। बाद में बीजेपी ने उनको एक्सेप्ट किया है, और आज भी ये एक स्टोरी बना रहे हैं कि अजीत पवार के ऊपर एक मिनट पहला सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, डोंट टॉक इन बिटवीन। सुरेश चंद्र जी सुनिए ना, सुनिए पूरा, मैं आपके पास आऊंगा। टॉक इन बिटवीन नहीं, बोलिए, सुनना पड़ेगा पहले, बोलिए। बोलो, नरेंद्र मोदी अजीत पवार जी का आज भी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है। कोई कौभांड उन्होंने किया नहीं है, और एक पब्लिक मीटिंग में कुछ बात रेफरेंस में आती है, उसको आप पूरा इतिहास बना देते हो। तो उसके कंपैरिजन में तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो बेंच पे है, तो उनके ऊपर तो कौभांड का जो सिलसिला है वो प्रूव हो गया। सुरेश चंद्र जी आपके पास आऊंगा, सुनिए सुरेश चंद्र जी सुनिए ना। जो लास्ट मनमोहन सिंह के काल में उनके ऊपर जितने भी आक्षेप हुए थे, जितने भी बड़े बड़े कौभांड हुए थे, वो सारे कौभांड प्रूव हुए हैं और सबको उनकी सजा भी मिली है। और दूसरी बात कि मोदी जी ने आज देखो, आज मोदी जी का एक सचमुच एप्रिसिएशन करो कि आज कितना करोड़ों रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, स्कूल कॉलेजेस का काम, गरीबों को आज 80 करोड़ गरीबों को अनाज देने की बात, और कितनी सारी योजना है। ये करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी कहां से लाते हैं? जो पैसा आज तक कांग्रेस खाती थी अपने परिवार के लिए, सारा पैसा अब सेंट्रल फंड में आया है, और आज वो पैसे से आज नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में एक आम जनता से लेके पूरे बड़े बड़े लोगों के लिए आज काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हमेशा अदानी और अंबानी की बात करते हो, तो आपके हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर अंबानी को क्यों बुलाते हैं, अदानी को क्यों बुलाते हैं? बांग्लादेश में, अरे बंगाल में क्यों आज उनको बुलाते हैं? कर्नाटक के अंदर आज क्यों अदानी के साथ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अदानी और अंबानी के साथ में इस तरह से एक प्रकार की गलत बातें करना, ये कांग्रेस का कल्चर है। देखिए, महात्मा गांधी जी थे, तब भी बिरला जी थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश के जो भी बड़ा प्रधान होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर, उनको संभालना पड़ता है, उनको आगे बढ़ाना है। आज सिर्फ खाली अदानी और अंबानी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, पर आज कितने, आज आपने अभी लास्ट में हमारी समिट दी थी कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल समिट के अंदर कितने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन के लोगों ने आकर के हमारे देश में G20 में की। तो ये अगर उनका रवैया नहीं होता, सिर्फ अदानी और अंबानी होते, तो इतने बड़े G20 के अंदर इतने बड़े प्रपोजल क्यों आते थे? अरे भैया, आप बीच में बोलना मत करो, जवाब देने को तो आता नहीं आपको। ऐसा जनरल बात मत करो, मीडिया के सामने झूठ मत बोलो। टॉक विद लॉजिक, टॉक विद स्टैटिस्टिक्स। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा ना, फिर आप बिंदास बोलिए, जितना बोलिए, बोलना बोलिए, उनको जरा बोलने दो। बोलिए, इनको आप बीच में बंद कीजिए, बोलिए, बात सुनना नहीं चाहते। वो सुनेंगे, आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के एक एक रुपयों का हिसाब जनता को दिया है, और जिस तरह से कार्य उठाए हैं, वो कार्य उठाने के बाद में आज देश वापिस, आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई, हमारा देश समृद्ध हुआ है।
पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया को एक गरीब देश समझते थे, वो आज इंडिया को एक प्रतिष्ठित लोकशाही का देश आज मानने लगे हैं। ये किसके कारण है? नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और दूसरी बात कि आज अजीत पवार ने भी नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की जो भी फिलॉसफी है उसको मान्य करके आज महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वो शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारे अजीत पवार आज इतना रचनात्मक कार्य करते हैं और बारामती में सुप्रिया सुले जी को तो हराने वाले है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। पर साथ में दूसरी भी एक बात कहूं कि अभी एनसीपी की भी जो लोकसभा में 4 सीट की बात होती है, वो 7 से 8 सीट हमको एनसीपी को मिलने वाली है। ये बात भी अभी अंडर डिस्कशन है, मैं आपको ओपनली बात करता हूं। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, ये हमेशा एनालिसिस हम प्रवक्ता बैठ करके करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये आने वाले इलेक्शन में आम जनता वोट दे करके हमको बताएगी कि हम कहां हैं। जिसने काम किया है, जिसने प्रोटेक्शन दिया है, जिसने हमारे देश की गरिमा बढ़ाई है, जिसने हमारे देश की धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाया है, उसको आज भारत की जनता मान्य करती है। सिर्फ आपने कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों का तुष्टीकरण करके जो काम किया है वो भी बंद होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू हम सब भाई भाई है, हमारे बीच में कोई बंटवारा भी नहीं होना चाहिए और हमको साथ में मिलकर के काम करना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और मोदी जी की यही फिलॉसफी है कि हम सब साथ में मिलकर काम करें और देश का विकास करें। मैं वापस कहता हूं कि जयशंकर जी ने जो ग्लोबल की बात की है, वो ग्लोबल रियलाइजेशन ऑफ मोदी जी's वर्क is to be appreciated, not to be criticized. Modi guarantee. Ambedkar साहब, you heard both. You heard Gandhi साहब speak, you heard Rajan साहब speak. Ambedkar जी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, बिल्डिंग पीएसयूज, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, तो ये क्या कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं? जैसे 70 साल में कुछ नहीं किया, ये कहां तक जायज है अंबेडकर साहब? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया, ऐसा ना खुद मोदी जी बोलते ना हम कोई बोलते, मगर उनके पास डेवलपमेंट की विजन नहीं थी। ये जो अभी गिना रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सब कोई साइंटिस्ट ने, जैसे स्वामीनाथन साहब थे ऐसे साइंटिस्ट ने किया हुआ काम है, उनको भी पूरी तरह से उनको सहायता नहीं मिली थी। दूसरी बात है, नेहरू जी ने जो काम किए वो पूरे आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारत और चाइना दोनों एक ही समय में स्वतंत्रता दोनों को मिली थी। नेहरू जी के प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, उनको प्राइवेटाइजेशन को विरोध करने की पॉलिसी की वजह से, उनको पब्लिक एंटरप्राइज को उन्होंने बढ़ावा दिया, उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी सिकुड़ गई। 1991 में वो इकोनॉमी में इतनी बड़ी गहन समस्या आई कि इनको ये कांग्रेस के ही लोगों को नेहरू जी की जो थियरी थी उसको साइड में रख के उनको लिबरलाइजेशन करना पड़ा। ये कांग्रेस ने यदि ये लिबरलाइजेशन 1991 से पहले करते थे तो आज भारत चीन से, चाइना से बहुत आगे जाता था, मगर नेहरू जी की गलत पॉलिसी की वजह से। और दूसरा मैं पॉलिसी का फर्क बताता हूँ, इंदिरा जी ने उनके ऊपर जब राजकीय संकट, पॉलिटिकल संकट आ गया तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। अभी उनका गरीबी हटाओ का प्रोग्राम और मोदी जी का गरीबी हटाओ का प्रोग्राम, इसमें का फर्क मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। इंदिरा जी ने जब बोला गरीबी हटाओ तो खाली उनका मकसद था कि उनके जो अपोजिशन में एक बड़ा सिंडिकेट तैयार हो गया था, जिसको सिंडिकेट कांग्रेस बोलते थे, इंडिकेट कांग्रेस बोलते थे, उनको दबाने के लिए उन्होंने खाली नारा दिया। उस नारे के पीछे कोई भी प्रोग्राम नहीं था, कोई भी पॉलिसी नहीं थी। मोदी जी ने 2014 में आने के साथ में गरीब उद्धार या जो अंत्योदय का जो काम है उसके 5 ये किए, उन्होंने 5 उसके डिवीजन किए और गरीब लोगों के जीवन में पूरा सुधार कैसे लाना इसका पूरा प्लानिंग किया।
उन्होंने जनधन अकाउंट से शुरुआत की, उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के थ्रू गरीबों के घर में गैस पहुंचाया, उन्होंने पीएम आवास योजना के थ्रू गरीबों को घर दिए, उन्होंने हर घर नल से जल के थ्रू गरीबों को हर उनके घर में नल पहुंचाया, नल से जल पहुंचाया, उन्होंने स्वच्छ भारत स्कीम के थ्रू गरीबों को संडास दिए, उन्होंने 52 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट जब खोले तो जो इनके नेता थे राजीव गांधी, जो क्या बोलते थे राजीव गांधी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया गरीब के हाथ में पहुंचता है। तो मोदी जी ने आने के साथ जो जनधन अकाउंट स्कीम शुरू किया उसके थ्रू 52 करोड़ लोगों के अकाउंट खुल गए और उन्होंने डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से गरीबों के खाते में 1 रुपया पूरा के पूरा मिलेगा, इसका उन्होंने ये प्रस्ताव किया, उनकी व्यवस्था की। तो ये डेवलपमेंट के विजन का फर्क है, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। ये डेवलपमेंट विजन का फर्क है। हम कभी भी नहीं बोलते, मोदी जी ने जब संसद में अंतिम भाषण किया ये संसद का, तो उसमें उन्होंने हर प्रधानमंत्री को उसके किए हुए कार्य के लिए उसकी सराहना की। उसमें नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, हर कोई प्रधानमंत्री था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और हर एक को उन्होंने एक्नॉलेज किया। जो काम किया है वो किया है, मगर जो क्लियर विजन इस देश के लिए चाहिए था वो उनके पास नहीं था। उन्होंने 1947 से 1991 का जो पीरियड है वो पूरा वेस्ट किया। इंडिया पूरा रिग्रेशन में चली गई, इंडियन इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, और फिर उनको जाग आई और उन्होंने नेहरूवियन मॉडल को छोड़ के फिर उन्होंने लिबरलाइजेशन का मॉडल पकड़ा, तब जाके इंडिया आज जिस स्थान पे पहुंची है। और इस लिबरलाइजेशन को इनके यूपीए गवर्नमेंट ने चलाया नहीं है, पहले अटल बिहारी जी ने चलाया है और मोदी जी ने चलाया है। उस जो लिबरलाइजेशन है उसका पूरा जो रूप चाहिए था, उसके लिए पूरे जो सहूलतें चाहिए थी, उसके लिए पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, चाहिए वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, बैंकों की साफ सुथरा होने की जरूरत थी, ये सब काम मोदी जी ने किया है। तो ये 70 साल का काम है, उससे दुगुना काम मोदी जी ने 10 साल में किया है। सुरेश चंद्र राजन जी, आपने सुना विनायक अंबेडकर जी का, अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके डिजिटल रेवोल्यूशन से लेके आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, नारी शक्ति वंदन, आपने पूरा अंबेडकर साहब ने गिना दिया। सुरेश चंद्र जी, ये आप इसको नकार सकते हो कि 10 साल में बहुत परिवर्तन हो गया? एक मोदी जी हिसाब दिखाते कि 70 साल में इतना हो गया, मैं 10 साल में उससे दुगना किया हूं, हर मंच पर बोलते हैं। सुरेश चंद्र जी, अंबेडकर साहब ने जो बातें यहाँ पे रखी है, तो आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से बातें करते कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था, तो मैं अंबेडकर साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस के पास विजन नहीं था तो आप आज सत्ता में आने के बाद जो चीजें के साथ चल रहे हो, सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास विजन नहीं होता था तो आज आप जो अदानी को एयरपोर्ट बेच रहे हो वो अगर विजन नहीं था तो ये देश में सारे एयरपोर्ट कैसे बन गए? उसके बाद इसरो हो, जिस बालाकोट पठानकोट की आप बात करते हो, जहाँ पे आपने स्ट्राइक किया, ये सारी जो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, ये सारे इंस्टीट्यूट बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। फिर भी आप बोलते हैं कि आपके कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, IIT हो, ये सारी इंस्टीट्यूशन का निर्माण कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया। फिर भी आप बोलते हो कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था। ये हास्यास्पद है सर। प्रदीप जी, और इन्होंने जो अंत्योदय योजना वगैरह बताया, बाद में गरीब लोगों का एक संडास देने का, मकान देने का, ये सारी योजना कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में ही निर्माण हुई है और करोड़ों भारतीयों को, करोड़ों गरीब लोगों को कांग्रेस ने न्याय देने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस, इनकी सत्ता आने के बाद कांग्रेस कार्यकाल में जो योजनाएं चलती थी, उन योजनाओं के नाम बदलने का सबसे पहले इन्होंने काम किया। उसके बाद 70 साल में कभी भी देश की इंदिरा की गारंटी या राजीव की गारंटी इस तरह का प्रचार नहीं किया जाता था। वो भारत सरकार की गारंटी कहा जाता था, इस देश की सरकार की गारंटी कहा जाता था। लेकिन
मोदी जी की सत्ता में आने के बाद यहाँ पे केवल मोदी जी की गारंटी देने का काम होता है, इस देश के सरकार की गारंटी देने का काम नहीं होता है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी का बात नहीं होता है। यहाँ पे मोदी गारंटी होती है और मोदी गारंटी देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि मोदी गारंटी मतलब एक चुनावी जुमला होता है। हर बार लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह के अलग अलग गारंटी की बातें करते हैं, लेकिन वो कभी भी खरे उतरते नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है। और दूसरा, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे है, इनके नाम में गांधी है, लेकिन मुझे ऐसे लगा था कि वो अपने वसूल होके, अपने विचारों के पक्के होंगे और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन आज उनके पास कोई चारा नहीं है सर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको अजीत पवार का यहाँ पे जय जयकार करने के बजाय वो नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पे अजीत पवार के अचीवमेंट बताने के बजाय वो नरेंद्र मोदी जी के अचीवमेंट की बातें कर रहे हैं। तो उनको मालूम है अगर मोदी जी का यहाँ पे सार्वजनिक रूप में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या छोटी छोटी पार्टियां जिनके ऊपर भ्रष्टाचारों के आरोप हुए हैं, या अपने ही पार्टी के जैसे शरद पवार ये बात करते, देखो नेशनल डेवलपमेंट का या राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इन प्रवक्ता ये गांधी जी के दिमाग में देखो परिवार में झगड़ा लगाने की जो भाजपा की नीति है, वो यहाँ पे सब सार्वजनिक रूप में बोलते हैं कि बारामती में हम सुप्रिया सुले को हराएंगे। अरे भाई साहब, आप तो महाराष्ट्र में कई सारे जगहों पे लड़ोगे, आप बोलो ना कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराए, आप सुप्रिया सुले को हराने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी को अच्छा लगता है पवार को डिस्ट्रॉय करो, उनके फैमिली को डिस्ट्रॉय करो, उद्धव ठाकरे के परिवार को डिस्ट्रॉय करो, और ये बातें आप करोगे तो मोदी सरकार को अच्छा लगता है, मोदी जी को अच्छा लगता है, तो आप कंफर्टेबली वहां पे रह सकते हो। लेकिन प्रदीप जी, आपके इस शो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है ना, वो ना केवल हम मोदी जी के विरोध में आए हैं, ना हम आरएसएस के खिलाफ है, हम इस देश की 140 करोड़ जनता को न्याय देने के लिए आज अपना देश, देखो कल आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे दो राष्ट्रों में दहशतवाद के ऊपर प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों को बात करते हैं फोन करके, नरेंद्र मोदी जी, और वहां पे दहशतवाद रोकने के लिए दोनों से बात करते हैं, डायलॉग करते हैं और वहां पे दहशतवाद खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फोन करते हैं, बात करते हैं, ये हमारे सबके लिए अच्छी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, वहां पे महिलाओं को नंगा नाच चल रहा है, महिलाओं के ऊपर सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारे मणिपुर का म तक बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नहीं है। दूसरी तरफ एमएसपी के मुद्दे पर इस देश का किसान, जो 65 करोड़ से ज्यादा किसान हम सबका पेट भरने का काम करते हैं, सालों से कोरोना काल से लेके वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा पे 700 से ज्यादा किसानों ने अपना जान गंवाई है सर। उन किसानों को सुनने के बजाय, उनको न्याय दिलाने के बजाय ये उन्हें आंदोलन जीवी करते हैं, कभी खलिस्तानी कहते हैं, कभी इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट करके उस किसानों को अपमानित करने का काम करते हैं। हाथरस में एक दलित बेटी के ऊपर बलात्कार किया जाता है, रात के अंधेरे में उसका शव जलाया जाता है और उस बेटी का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य तक उस हाथरस की बेटी को माँ बाप को दिया नहीं जाता है। ये हम कौन से इंडिया में रह रहे हैं सर, जहाँ पे हम लोग सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, जब हमारा संविधान हमें इंडिया इज सेकुलर राष्ट्र की बात सिखाता है, इस देश में सभी नागरिकों को समान न्याय, समान संधि करने का मौका देता है, वहां पे यहाँ पे केवल भांडवलदारों का हित, याद रखिए, भांडवलदारों का हित को मद्देनजर रखते हुए इस केंद्र की सरकार की पूरी पॉलिसीज बन रही है सर। जो आज आपने देखा होगा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो केवल इनके आसपास रहने वाले उद्योगपति को दिया जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों की, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी जो स्तंभ है और उसके अंदर जो 25 गारंटी दी है, वो बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने कर्नाटक में लोगों को जो गारंटी दी है, जैसी सरकार आई हम उसमें खरे उतरे और सारी गारंटी को हम लोगों ने इमीडिएट इम्प्लीमेंट करने का काम किया। उसी तरह से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ये सरकार जब इस देश में आती है तो ये सारी गारंटी को इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया जाता है
और ये गांधी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लगो भाई परिवारवाद में पवार फैमिली को किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। आप सुप्रिया सुले को हराने में लग जाओ, हम इस देश के या महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता के न्याय देने के लिए लड़ेंगे। नो गांधी साहब आप सुने, अंबेडकर साहब आई कम बैक टू यू आफ्टर गांधी साहब बिकॉज उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण, मणिपुर में उठाया, किसान उठाया, कर्नाटक का मॉडल शोकेस किया। गांधी साहब यू हर्ड व्हाट ही सेड, बोले कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। अजीत आप सुने, यू कैन रिस्पॉन्ड, यू आर ईगरली वेटिंग टू रिस्पॉन्ड। गांधी साहब। यस यस, देखिए मैं अजीत पवार के गठ में एनसीपी में हूं, पर अजीत पवार जो भी है वो न्यूट्रल वे में और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज पूरे देश में माने जाते हैं। ही इज द नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड ही हैज मेड द फाइनेंस। अभी जो बजट बनाया वो उनका बजट आज वर्ल्ड फोरम के ऊपर भी, इकोनॉमिक फोरम में भी अप्रिशिएट किया गया। एक बात है। दूसरी बात है ये है कि अजीत पवार जी ने कोई निश्चय नहीं किया है कि मुझे सुप्रिया सुले को हराने का है। आप ऐसी बात करते हैं, आप बीच में मत बोलना, अभी आप अभी बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं राजन जी इधर सुनिए ना। राजन जी आप पहले मेरी पूरे बात 10 मिनट बोले, अब थोड़ा सुनिए ना। आप अजीत पवार के ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं सुप्रिया सुले को हराने के लिए कहा हूं। उनको हमारे यूपी के अंदर जिसके हिस्से में जो सीट आई वो सीट पे उनको इलेक्शन लड़ना है, ये इनका हमारा ध्येय है। दूसरी बात ये है कि जब लास्ट इलेक्शन के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी ने साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ा था और जनाधार भी मिला था उनको जीत के लाने के लिए, फिर भी शरद पवार जी ने और कांग्रेस ने पूरी योजना बना करके उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर का जलेबी दिखाया, लाडू दिखाया और उनको जनाधार के विरुद्ध में चीफ मिनिस्टर बनाया। और जो उद्धव ठाकरे हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं शिवसेना में 10 साल रहा हूं मेरे भाई, और जो उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व के विचारों को लिया हुआ था वही हिंदुत्व के विचारों को उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ में समाधान कर लिया। तो अब उद्धव ठाकरे के परिवार के सामने, शरद पवार के परिवार के सामने हमारा कोई आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन है कि हमको 45 प्लस सीट महाराष्ट्र में लानी है हमारे युति को, जो हमारी युति बनी है शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की। तो हम युति को ये सीट लानी है, ये कार्य हम करते हैं और वो कार्य हमारा ऑनेस्टली चल रहा है। और शरद पवार जी के लिए हमको रिस्पेक्ट है, पर शरद पवार जी ने आज कितने सालों से एक डबल नीति अपनाई, उसके कारण हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 4, 5, 6 से आगे हम एमपी में बढ़े नहीं, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ी नहीं, हमारी विधानसभा की सीटें भी बढ़ी नहीं। अगर उन्होंने उस वक्त अजीत पवार जी को पहले से ओपन नेतृत्व दे दिया होता तो आज महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हमारी एनसीपी होती। वो बात हमें जाने दीजिए, जो हो गया सो बीत गया, सो बीत गया। दूसरी बात, आप कर्नाटक की बात करते हो। कर्नाटक जैसे स्टेट ने हमारे मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो उसके सामने उद्धव ठाकरे या आपके कांग्रेस के राहुल गांधी ने कोई ये नहीं किया। जब आज हाईकोर्ट का आदेश आया कि आप हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर अगर टैक्स लगाते हो तो आप दूसरे मुस्लिम और दूसरे धर्मों के मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर भी जो टैक्स लगाना है वो क्यों नहीं लगाते हो? इसके कारण आपकी कर्नाटक कांग्रेस को वो विड्रॉ करना पड़ा। मेरे भाई, आप कांग्रेस की जो नीति है, मैं महात्मा गांधी जी को मानने वाला हूं, मैं गांधीवादी हूं। और गांधी जी ने तो हमेशा उस वक्त भी कहा था जब हमारा हिंद जीत के आया, हमारा आजादी हो गई हमारी, तब गांधी जी ने कहा कि ये कांग्रेस को बर्खास्त करो। पर हमारे नेहरू जी ने सत्ता की लालच में सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपाल कृष्णाचारी जैसे कितने बड़े बड़े लोगों को साइडलाइन कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षा लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी के साथ में संबंध बढ़ा करके उन्होंने हमारे देश की गरिमा को तोड़ करके हमारे कांग्रेस को हाथ में ले लिया और कांग्रेस को एक अपनी नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। आज नरेंद्र मोदी के कार्य को हम अप्रिशिएट करते हैं
क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई व्यक्तिवाद नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, इट्स अ कैडर बेस्ड पार्टी है। आपकी कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ वो गांधी फैमिली के आजू बाजू में है। और ओरिजिनली राजीव गांधी की भी गांधी सरनेम नहीं है, फिर भी उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर के गांधी सरनेम को बिठा दिया है। हम ऐसे डुप्लीकेट गांधी जी को मानते नहीं है, हम सिर्फ महात्मा गांधी को मानते हैं। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप की जो नीति है वो बहुत बड़ी स्पष्ट है। हम तो कब से अजीत पवार जी बीजेपी के साथ जुड़ के काम करने वाले थे, पर उन्होंने सिर्फ शरद पवार जी का लिहाज रखा और आज तक उनके साथ जुड़े नहीं। पर आखिर जब उनको लगा कि पुत्री के मोह के अंदर पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज डाउनफॉल हो रहा है, तब जाकर के अजीत पवार जी को आज हमारी पार्टी का नेतृत्व करके बीजेपी के साथ में मिलकर के यूपी सरकार में हम लोग ज्वाइंट हुए हैं। और ज्वाइंट होने के बाद में कभी भी अजीत पवार जी ने अपना ईगो नहीं दिखाया, अपनी बड़प्पन से उन्होंने पूरी युति धर्म को निभा करके आज महाराष्ट्र में इतने डेवलपमेंट के कार्य 1.5 साल में किया। एंड बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द मंत्रालय इज बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी। और आज देवेंद्र फडणवीस भी और शिंदे जी भी कह रहे हैं कि अजीत पवार का हमको साथ मिला, इसके कारण हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम हो रहा, अच्छा काम। यस, वी गॉट इट। मैं कंक्लूड करता हूं। प्लीज। आज हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। आज वड़ा प्रधान पद का उनको कोई मोह नहीं है, पर मैं तो ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को वड़ा प्रधान बनाना है कि नहीं, पर वड़ा प्रधान पद को नरेंद्र मोदी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इंडिया रिक्वायर्स, देश को वो नहीं चाहिए गांधी साहब। दैट्स व्हाट ही सेड। अंबेडकर साहब, यू हर्ड गांधी साहब, यू हर्ड गांधी साहब, यू हर्ड राजन साहब। आज तो 3 इश्यू उन्होंने कहा कि मणिपुर में कुछ नहीं बोलते, किसानों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, कर्नाटका शोकेसिंग मॉडल। मैं 1 मिनट प्रदीप जी, मैं मणिपुर के बारे में बताता हूं कि मणिपुर का पूरा हिस्ट्री देखिए। इसमें अभी समय कम है इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाता हूं, नहीं तो मैं डेटा के साथ बोल सकता हूं कि मणिपुर का इश्यू रिलीजन बेस्ड डिवीजन करके वहां के आदिवासी और जो शहरी माने हिल एरिया के जो लोग थे उनको भड़काने का काम कांग्रेस ने किया। और आज उनको रेक्टिफाई करने का काम बीजेपी कर रही है। पर ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। तो आज बीजेपी अगर जो सक्सेसफुल काम कर रही है तो उसको कांग्रेस ज्यादा, ये जो खून खराबा जो हो रहा है ना, वो आज कांग्रेस करवा रही है, आज बीजेपी नहीं करवा रही है। और मणिपुर के इश्यू का जो सॉल्यूशन आएगा ना, जब ये कांग्रेस की 20-25 सीट हो जाएगी ना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मणिपुर का इश्यू एकदम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। अंबेडकर जी, यू हर्ड आपको जिस प्रकार से मणिपुर फार्मर्स इशू, सुरेश चंद्र राजन जी का कहना है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हास्यास्पद है। विनायक जी, अंबेडकर जी। बेसिकली मैं मेरे कांग्रेस के मित्र को समझाना चाहता हूं कि वो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को हटाने के लिए इकट्ठा नहीं आए हैं। मैं उनकी बात यदि मानूं तो उसका सत्य ये निकलता है कि ये गांधी फैमिली को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये गांधी फैमिली ने पूरे कांग्रेस का कब्जा किया है। और ये गांधी फैमिली की वजह से देश की ये जो बड़ी पार्टी, अभी बीच में मत बोलो, अभी बीच में मत। राजन साहब आपके पास आऊंगा, इसके बाद आप ही को बोलना है। राजन जी, मैंने तुम्हारा पूरा बात सुना है। राजन जी सुनिए ना, देखो आप उनको, उसके बाद आप बोलिए ना, खुल के बोलिए। कांग्रेस वाले हमेशा सब अरे गांधी जी, ये कांग्रेस वाले की स्टाइल नहीं है। आप जब राहुल जिन मुद्दों के ऊपर हमने बात किया उस मुद्दे के ऊपर बात करो ना। सुनिए ना राजेश जी, सुनिए नहीं लिया है भाई। गांधी जी सुनिए, अंबेडकर जी सुनिए, बोलिए अंबेडकर जी बोलिए। जो गठबंधन है, हाँ, ये इनका गठबंधन गांधी फैमिली बचाओ गठबंधन है। और इसीलिए सभी वंशवादी पार्टियां जो है वो इकट्ठा आई हुई है। और ऐसा ही जो मेरे राष्ट्रवादी के मित्र थे उन्होंने सही बताया कि कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कोई भी थियरी नहीं है, कोई भी वाद नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, फिर भी खाली अपने बच्चों को आगे लाना, इसके ऊपर कोई भी पार्टी चलती नहीं है। जैसा कांग्रेस का
ये विनाश हो रहा है, वैसा ही राष्ट्रवादी का विनाश हो रहा था। दादाजी को, अजित दादा को सब बुरे काम उनसे करवा के लिए, और फिर बाद में आखिर में जब पार्टी के सक्सेशन का टाइम आया तब अपनी बेटी को आगे किया, अब तब तक अपने बेटी को बचा के रखा था। ये जो है सब महाराष्ट्र ने पूरे देखा है। और दादा, अजित दादा, उनकी पूरी करियर उन्होंने राष्ट्रवादी के बढ़त के लिए गवाई है। ऐसा ही सेम स्टोरी एवरी जो वंशवादी पार्टी है। तो कांग्रेस के भी G23 करके सीनियर नेता है, वो सब बोल रहे हैं कि राहुल जी ने प्रेसिडेंट बन के पार्टी का सत्यानाश किया है। ये कहने के बाद भी सोनिया जी ने 1997 में जो अध्यक्ष पद लिया वो 2016 में छोड़ा। इतने दिन क्यों एक अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस देश की जब सबसे बड़ी पार्टी है, उतने समय में भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हुए, तो कांग्रेस क्यों सोनिया के तले दबके रह गई? तो इनका क्लियर कट एजेंडा है गांधी फैमिली बचाओ, और इनको कोई चारा नहीं बचा करके ये सब वंशवादी पार्टियों को इकट्ठा आके खुद के वंश के कल्याण के लिए, इनके सामने कोई भारत बचाओ का ये नारा नहीं है, कोई भी लोकशाही बचाओ का नारा नहीं है। इनकी लोकशाही है, इनकी जो सेंटर फैमिली है उसको बचाना। शरद पवार जी की फैमिली है, उधर मुलायम यादव की फैमिली है, उधर लालू यादव की फैमिली है, इधर गांधी फैमिली है। ये सब फैमिलियों को बचाने का उनका खाली काम है। तो इनके पास ना कोई विजन है। ये जो न्याय की बात करते, कौन सा अन्याय हुआ है जिसके ऊपर आप न्याय दे रहे हो? राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं आने के साथ 30 लाख नौकरियां दे दूंगा। अरे नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 से फरवरी 2024 तक 10 लाख सरकारी जॉब बांटे हैं। खुद हर कार्यक्रम सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसके बारे में बात करो। 2014 में आपके नरेंद्र मोदी ने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आप उसके बारे में बात करो। रोजगार दिए, अरे वही उनके प्रवक्ता बोल रहे 30 लाख लोग को नौकरी दिए। इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है? ये सब हवा में बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं। इनका कोई अन्याय नहीं हुआ है। और जो मणिपुर की बात है, हर एक देश का जो राज्य चलता है, सरकार चलती है, उसमें गृह मंत्री का काम रहता है कि कोई भी राज्य में अशांतता हो तो केंद्र का गृह मंत्री जाके उधर व्यवस्था कराता है। अमित जी शाह 3 दिन मणिपुर में जाके रहे थे। उन्होंने पूरी जो सुविधा उधर चाहिए थी वो पूरी सुविधा दी थी। मणिपुर का जो सीएम है वो इनके पार्टी का नहीं है, इसलिए ये उनको तकलीफ दे रहे हैं। और आप एक देख लीजिए, जब संसद का अधिवेशन होता है उसके पहले दिन वो वीडियो सामने आता है। घटना कभी की है? घटना 1 महीना पहले की है, मगर वीडियो कब आता है? तो ये सब इनके टूलकिट का काम है। और ये टूलकिट चला के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का सोच रहे हैं। मगर देश की जनता बहुत शून्य है। जो उन्होंने 2014 में सोचा, जो 2019 में सोचा, जो अभी 5 राज्यों के इलेक्शन हुए उसमें जो तीनों राज्यों में सोचा, वही उनकी सोच है। उनको मोदी जी की गारंटी पसंद है। और मोदी जी के ऊपर आप कोई भी पोल देख लीजिए, उनकी पॉपुलैरिटी देख लीजिए, उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। और मोदी जी 400 सीट के साथ एनडीए को लेकर ये पूरे आगे के 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 400 अब की बार 400 पार। सुरेश चंद्र राजहंसी बोलिए, बोलिए। 400 पार। प्रदीप जी, हाँ बोलिए। प्रदीप जी, मुझे एक बात करनी है संविधान के बारे में। ये कांग्रेस का जो नारा है ना कि वो संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं किए हैं कि जो संविधान को डिस्टर्ब करे। पर जब हमारे देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने बनाया तो उसके बाद में नेहरू जी ने का नाम डाल दिया, 30A सेक्शन का नाम उसमें डाल दिया, और टोटली एंटी हिंदुओं के बारे में जो भी संविधान में अमेंडमेंट करने थे वो सारे अमेंडमेंट उन्होंने हमारे संविधान में किए हैं। आप हमारी 2 कॉपी देखिए संविधान की, जो ओरिजिनल आंबेडकर का संविधान था, और बाद में नेहरू जी ने जो उसके अंदर सेक्युलरिज्म का वर्ड जो डाला, और उसके बाद में 30A, 32 वगैरह 6-7 सेक्शन को जो थे वो सारे सेक्शन नेहरू ने उसमें डलवाया। और हमारे देश के संविधान को डिस्टर्ब करने का काम जो किया है ना वो नेहरू ने किया है। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने किया है, उसके बाद में राजीव गांधी ने किया है। वो सारे संविधान की जो कलम है ना
वो कलम हमको देश के सामने मोदी जी को लानी चाहिए और सारी कलमें वो निकाल करके ओरिजिनल संविधान को लाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उसके सामने कांग्रेस को डर लगता है कि हमने जो संविधान को डिस्टर्ब किया है, जो फालतू रेक्टिफिकेशंस किए हैं मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए, वो ओपन अप हो जाएंगे, इसलिए वो संविधान बचाओ संविधान बचाओ। अरे नरेंद्र मोदी जी 400 के ऊपर क्या पूरी 500 की सीट भी लाएंगे ना, फिर भी वो पूरे देश को साथ में लेके हिंदू मुसलमान क्रिस्त ईसाई बौद्ध सबको साथ में लेकर के काम करने वाले ये नेता है। अरे हर युग में कोई एक ही नेता होता है जो नरेंद्र मोदी होता है, तो उतना आप पहले स्वीकार करो। मैं उनके पास कांग्रेस की बावा करने से कुछ नहीं होता है। अब सुरेश चंद्र जी, आज भी राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किए, आपने देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया है। सुरेश चंद्र जी, प्रदीप जी, दो चार मुद्दे हैं। बोलिए पहले ये परिवारवाद के ऊपर बात करते हैं। इसके पहले भी आपको मैंने बताया बोला कि ये लोग बार बार गांधी परिवार के ऊपर हमला करते हैं। आज भी ये जिस तरह के हास्यास्पद बातें करते हैं, ये बोल रहे हैं कि गांधी परिवार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन सामने आया है। अरे ये देश की अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सोच रखने वाली ये सारी रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन जब इस देश में तानाशाही की तरह काम किया जा रहा है, हुकुमशाह की तरह काम किया जा रहा है, लोगों की बातें सुनाई नहीं जाती है, संसद भवन में लोगों को जनता के प्रश्न के ऊपर बात करने लिए दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन इससे पहले कभी इस देश में नहीं बनी थी। और यही कारण है कि आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, और इस देश के संविधान ने इस देश के 140 करोड़ जनता को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये अजित पवार गट के ये जो गांधी जो प्रवक्ता है, जो परिवारवाद की बात करते हैं, बोलते हैं कि शरद पवार जी ने पुत्री के मुंह में इस तरह के निर्णय लिया जिसके कारण, लेकिन ये भाई साहब भूल जाते हैं कि ये परिवारवाद जिसका समर्थन अजित पवार करते हैं, वो खुद इलेक्शन लड़ते हैं, उनके बेटे पार्थ पवार को लड़ाते हैं, और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की निवडणूक में अखाड़े में उतरने की बात करते हैं। यहाँ पे ये लोग परिवारवाद की बातें नहीं करते हैं। ये लोग, जब हम कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया आघाड़ी के लोग इस देश के लोगों के जो मूलभूत प्रश्न हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये लोग, जब मैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी उस गारंटी को इम्प्लीमेंट करने की बात करता हूँ। अब वहाँ पे कर्नाटक में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ के लोगों को न्याय देने की जो भूमिका ली, उस भूमिका के बारे में बात करता हूँ, तो ये लोग वहाँ पे मस्जिद के ऊपर, मंदिर की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये नीति है कि आप, जब हम कोई भी पार्टी, कोई भी लोग जनता के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, लोगों के सवालों के ऊपर बात करते हैं, लोगों के जो बेसिक प्रश्न है उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये लोग लोगों को जात, धर्म, मंजिद इसके ऊपर डाइवर्ट कर देते हैं। और उसके ऊपर भी आपने देखा होगा, इन दोनों प्रवक्ताओं ने आज पूरे चर्चा सत्र में, पूरे डिस्कशन में जो बात की है, वो जनता के प्रश्नों के ऊपर बात नहीं की है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि कितनी बड़ी है, मोदी जी का नाम कितना रोशन हुआ है, मोदी जी राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर ये लोग बात बताऊंगा। यस, बोलिए प्रदीप जी, मुझे बात। हाँ, बोलो। और ये सारी चीजें हैं। और अभी ये राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि शरद पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी के कभी भी 4 से 5 हकदार ज्यादा नहीं बने हैं। लेकिन ये भाई साहब भूल रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अलायंस में लड़ रहे हैं, वहां पे जाने के बाद इनकी तो 4 से ज्यादा इनको तो सीटें भी नहीं मिल रहे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अजित पवार गुट का महाराष्ट्र में एक भी खासदार नहीं बनेगा सर। सारे के सारे सीटें हार जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में हम जाते हैं सर, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं। लोगों के अंदर इनके खिलाफ जो नफरत है, जो एक निराशा का जो वातावरण बना है, इसका परिणाम अजित पवार और शिंदे गुट को भुगतना पड़ेगा सर। और मैं जाते जाते आपको इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, ये दूसरा एक बात मैं भूल गया कि इन्होंने बोला है कि पंडित नेहरू जी ने जब पंतप्रधान बने तो उनके बाद इन्होंने जो भारतीय संविधान में कुछ चेंजेस लाए और उनमें सेक्युलर ये वर्ड रहा।
क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारत ये सेक्युलर राष्ट्र रहा है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर रहने वाले 140 करोड़, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सारे भारतीय है। और इन सारे भारतीयों के जो इश्यूज है, जो सवाल है, या इन सभी को न्याय देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज तक लड़ी है और इसके आगे भी जाके लड़ेगी। लास्ट राउंड आपसे पूछ लेता हूं, गांधी साहब आपसे शुरू करते हैं। 45 सीट्स का टारगेट है गांधी साहब आपको, 45 आउट ऑफ 48, मगर आप कॉन्फिडेंट है 45 के, क्या होगा गांधी साहब? हमारी यूपी सरकार से हम 45 जीत के आएंगे, मोर देन 45, 46 बट नॉट 44। 45। Ambedkar साहब, you want to respond and we'll give the last to Rajesh ji. Ambedkar साहब, you reply to what he wanted to say also. Yes, ये जो बोल रहे हैं कि हम विकास पे बात नहीं करते, हमने विकास करके दिखाया है, तो हमारे तरफ से जनता बात करती है। और मोदी गारंटी, ये वर्ड का मतलब ही है कि मोदी की गारंटी विकास की गारंटी है। कौन होता है? महाराष्ट्र की बात करेंगे, भारत सरकार की महाराष्ट्र में इनका 2.5 साल सरकार थी, इनकी 2.5 साल सरकार थी, तभी जो समृद्धि महामार्ग है उसको विरोध करने का काम इन्होंने किया। उद्धव जी ठाकरे, जिन्होंने समृद्धि महामार्ग में बहुत प्रॉब्लम लाने की कोशिश की, वो मार्ग तैयार होने के बाद में उनके पिताजी का हमने नाम दिया है। तो हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमको खाली डेवलपमेंट करनी है। महाराष्ट्र में जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके 2.5 साल के कार्यकाल में रुके हुए थे, वो सब प्रोजेक्ट्स हमने चालू किए और उसमें से कई कंप्लीट भी किए। और मोदी जी ने पूरे देश में जो विकास किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, डिजिटल का हो, बैंकिंग सिस्टम का हो, अर्थव्यवस्था का हो, यानी गरीबों को न्याय देने का हो, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ाने का हो, महिलाओं के लिए अलग से एम्पावरमेंट स्कीम लाने का हो, हर कोई गरीब व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है। और उसकी मोदी गारंटी का उसका कॉइनेज किया है, वो वर्ड कॉइन हुआ है उसका कि ये डेवलपमेंट के काम का नाम क्या है, तो ये मोदी जी की गारंटी है। तो ये हमारी गारंटी चलेगी। 45 आउट ऑफ 45 सीट्स महाराष्ट्र में जरूर आएंगी। महाराष्ट्र ने देखा है, कोई भी रहो, जलयुक्त शिवार रहो, समृद्धि महामार्ग रहो, नए नए महामार्ग करना, मुंबई की मेट्रो लाइन करना, मेट्रो के आरे शेड में जो प्रॉब्लम लाया था शिवसेना उबाटा ने, वो भी हो। ऐसे सब कोई प्रॉब्लम किसने खड़े किए, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखे हैं। और देवेंद्र जी ने, एकनाथ जी ने, अजीत जी ने उसको कैसे सुलझा है, ये भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो हमारे 45, जैसे मेरे भाई ने बोला, नॉट 44 मे बी 46, बट 45 तो पक्का है। पक्का। सुरेश चंद्र, द फाइनल वर्ड। सुरेश चंद्र राजन साहब बोलिए, द फाइनल वर्ड। दोनों 45 बोल रहे हैं। प्रदीप जी, देखो, हमें मालूम है कांग्रेस पार्टी जो है ना, लोगों के बीच में जाके काम करती है। और हम लोग ना ग्राउंड रियलिटी जो हमने देखी है, उसके आधार पर मैं आपके बहुत जवाबदारी से यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा, शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की तो एक भी सीट नहीं आएगी। मैं सर, आप लिख के ले लो यहाँ पे, अजित पवार की एक भी सीट नहीं आएगी। शिंदे गुट का भी एक या 2 सीट भी आ गए, या उनके बेटे की भी सीट बचाने में अगर एकनाथ शिंदे साहब सफल होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की 40-45 सीटों की बात करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी लोकसभा में अगर किसी स्टेट में पराजय होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में पराजय होगी, यही कहता हूँ। और मुझे जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरह से लोगों के अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम किया है, और आपने देखा होगा कि जो हम 5 गारंटी जो मुख्य थी उसमें से 25 गारंटी दे रहे, ये सारे लोगों के साथ जुड़े हुए गारंटीज है। और हम इसी मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में देश भर में जाने वाले हैं। और हमें पूरा, प्रदीप जी मैं कंक्लूड करता हूँ 1 सेकंड में, और हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो भांडवलदारों को मदद करने वाली नीति वाली जो केंद्र में बैठी सरकार है, ये सरकार बुरी तरह से पराजित करने में इंडिया गठबंधन सफल होगी, यही मेरा कहना है। 1 मिनट गांधी साहब को भी सुन लिया। गांधी साहब, द फाइनल वर्ड, 1 मिनट फॉर यू, इफ यू। देखिए प्रदीप जी, यस, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश में और अमित शाह जी के नेतृत्व में
जो सेंटर से कार्य चल रहा है बीजेपी का, उसके साथ में हमारी एनसीपी अजीत दादा पवार का ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमारे अभी 4 सीट की बात चल रही है, पर हमारी 7 से 8 सीट हमारी एमपी की हमको मिलने वाली है, ऐसा मुझे यकीन है एज पर माई कॉन्फिडेंशियल न्यूज। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम में शरद पवार जी आज तक 4-5 सीट से ऊपर नहीं गए, पर अजीत दादा ग्रुप के लोग हम 6 से 7 सीट जीत करके ये टाइम आने वाले हैं, उसमें आप पूरा यकीन रखिए। और कांग्रेस ने जो ग्राउंड रियलिटी पे जाके बात की है ना, वो जैसे राहुल गांधी हमेशा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं और बोलते हैं पूर्व की बात और जाते हैं पश्चिम में और ठहर जाते हैं उत्तर में, उनको कोई दिशा का भान ही नहीं है। ऐसे नेता हमारे महाराष्ट्र को कैसे हराएंगे? अरे सबसे अच्छा रिकॉर्ड यूपी के बाद में कांग्रेस वालों को कहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में ही आएगा, 45 सीट हम जीत के आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे के की बात करते 7 सीटें जो आज औरंगजेब हो गया है, ये औरंगजेब को महाराष्ट्र कभी भी स्वीकारेगा नहीं। पहले बात सुनिए, आप बीच में मैं नहीं बोला था। जो यूपी से भाग जाते हैं, डोंट टॉक इन बिटवीन। आज आप कांग्रेस शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ये औरंगजेब के भक्त हैं, और हम उस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे शो में आके हम अजीत 7 सीटें बात करता है, ये हास्यास्पद है। महाराज के पूजा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा डिस्कशन हो गया। थैंक यू सो मच सुरेश चंद्र राजन जी, मुकेश गांधी साहब थैंक यू सो मच, विनायक अंबेडकर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। को डिस्टर्ब करने का काम अब करने का। थैंक यू गांधी साहब, यू स्पोक लॉट, यू स्पोक सो वेल। 4 सीटें मिलना तय नहीं है। Gandhi sahab, you spoke very well. Thank you so much. Thank you so much. That's it. As we always say, we end with the preamble to the Constitution that says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity, when we talk about universal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." As we always say, whichever party comes to power, and the party in the opposition will always play as per the Constitution, protecting the pillars of the Constitution. And as we say, if the Constitution survives, the country survives and the people survive. That's all from Pradeep Nambiar Nation. Now we'll come again tomorrow with no news from the nation, Maharashtra and Mumbai. It's bye for now.